जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। सो आज है 23 अगस्त 2024 और आज के करंट अफेयर्स को हम लोग कवर करने वाले हैं। आप में से जो भी स्टूडेंट्स यूपीपीसीएस, यूपीएससी या किसी भी स्टेट पीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो लेक्चर को एंड तक पूरा देखिएगा। और उत्तर प्रदेश पीएससी के लिए सबसे नंबर 1 बेस्ट बैच है ज्ञान सर का पेड बैच। यहां पर बिल्कुल जीरो से लेकर आपके सिलेक्शन तक की प्रॉपर यूपीपीसीएस की तैयारी करवाई जाती है। तो दिए गए नंबर पर कॉन्टेक्ट करके आप बैच को जो है वो ज्वाइन करिए। इसके अलावा ओनली करंट अफेयर्स के नाम से और स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के नाम से हमारे टेलीग्राम के चैनल्स हैं जिनको आप ज्वाइन कर सकते हैं। और हमारा इंस्टाग्राम का पेज भी है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के नाम से, इनको जरूर ज्वाइन करिए क्योंकि यहाँ पर गवर्नमेंट एग्जामिनेशन से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट्स हम प्रोवाइड कराते हैं। और आज के टॉपिक कौन से हैं तो इनके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो ग्लोबल कैंसर क्राइसिस, कैंसर की आपको संकट आपको ऑलरेडी पता है कि बहुत बड़ा है, राइट, और बढ़ते जा रहे हैं कैंसर के केसेस आज की डेट में। इसके अलावा हम लोग को हेल्थ केयर वर्कर्स के अगेंस्ट वायलेंस जो हो रहा है इंडिया के अंदर, तो आप जानते ही हैं, राइट। काफी सारे केसेस ऐसे होते हैं कि अब जैसे डॉक्टर तो पूरी कोशिश करते हैं एक व्यक्ति की जान बचाने के लिए, है ना, वो तो जानबूझ के तो मारते नहीं है, वो तो पूरी प्रयास करते हैं, बट किसी कारणवश सामने वाले की जान चली जाती है तो घर वाले थोड़े से डॉक्टर के अगेंस्ट हो जाते हैं, राइट, मारा पीटी पे उतर आते हैं। तो बहुत सारी ऐसी चीजें, ऐसी घटनाएं भी होती हैं। और अभी तो बहुत बड़ा कांड कोलकाता का आप लोग को सभी को पता है। फिर पनामा कैनल से रिलेटेड क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन का एक टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट। फिर इंडिया की इकोनॉमिक एम्बिशंस क्या है। अच्छा, मुझे कोई कमेंट बॉक्स पे लिखकर बता सकते हैं टारगेट हमारा, कि हमारा टारगेट हमारी कंट्री को डेवलप्ड कंट्री बनाने का कौन से ईयर का है। कौन बताएगा, नीचे कमेंट बॉक्स पे लिखकर बताओ। हेफ्लिक लिमिट और एजिंग के बारे में ये एक टर्मिनोलॉजी का टॉपिक है जिसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पेन और पेपर लेकर बैठिए, जो भी चीजें मैं बताते जाऊंगा इंपॉर्टेंट वो आपको नोट डाउन करना है। तो एक रीसेंट स्टडी जो है पब्लिश होती है एक जर्नल में, कैंसर फोरकास्टिंग की गई और ये बताया गया कि आने वाले समय में बताया जा रहा है कि डेथ जो होगी और कैंसर के केसेस होंगे मेन में, पुरुषों में 2050 तक वो बहुत तेजी से बढ़ने वाले हैं। स्टडी ने ये प्रोजेक्शन दिया है कि कैंसर के इंसिडेंस और मोर्टेलिटी यानी कि इसके केसेस और मृत्यु दर जो है वो काफी तेजी से बढ़ेंगी। स्पेशली किन ग्रुप में, वल्नरेबल एज ग्रुप में, उन कंट्रीज के अंदर जहां पर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का लेवल जो है वो कम है। इंडिया के कॉन्टेक्स्ट की बात करें, बर्डन जो है वो कैंसर का ये काफी बड़ा है। जहां पर जेंडर डिस्पैरिटीज की बात करें, टोबैको रिलेटेड कैंसर्स की बात करें, तो ये हेविली कंट्रीब्यूट कर रहा है नेशन की हेल्थ क्राइसिस में, क्योंकि आज की डेट में लोगों की लाइफस्टाइल हो गई है, राइट, इस प्रकार की लोगों ने बना ली है ऐसी लाइफस्टाइल, तो उसके कारण से कैंसर से रिलेटेड केसेस बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ सुनना है आपको। तो पूरे दुनिया भर में कैंसर के केसेस पुरुषों में प्रेडिक्ट किया जा रहा है कि 84.3% बढ़ेंगे 2050 तक, जो कि 19 मिलियन का आंकड़ा हो जाएगा। कैंसर से रिलेटेड डेथ का एक्सपेक्टेशन ये है कि 93.2% जो है वो बढ़ जाएंगी। 10.5 मिलियन डेथ के केसेस देखने को मिलेंगे। फिर एज ग्रुप में डिस्पैरिटीज की बात करें और रीजन्स में डिस्पैरिटीज की बात करें, यानी कि जैसे कि असमानताओं की बात करें, तो ये भी बहुत ज्यादा हम लोग को देखने को मिलेगी 2050 तक। सिग्निफिकेंटली बताया ये जा रहा है कि वर्किंग एज मेन, जो लो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स वाली जो कंट्रीज है वहां पर जो लोग वर्किंग एज की कैटेगरी में आते हैं, तो उनमें ये केसेस सबसे ज्यादा है। क्योंकि वर्किंग एज की कैटेगरी ऐसी कैटेगरी होती है, अगर हम बात करें जैसे एग्जांपल के जो है वो तौर पर 18 साल से लेकर 49 ईयर्स 50 ईयर्स तक का जो टाइम पीरियड होता है, या 65 ईयर्स तक का टाइम पीरियड होता है, वर्किंग एज जिसको हम लोग बोलते हैं, है ना। तो इस टाइम पीरियड में जो है वो सबसे ज्यादा लोग जो है वो इन्फ्लुएंस होते हैं बहुत सारी चीजों से। यस, पार्टी कल्चर, क्लब कल्चर, ये आज की डेट में हमारे यहाँ डेवलप हो ही चुका है। और ये भी ऐसी स्थिति भी हो गई कि जो शराब नहीं पी रहा, जो सिगरेट नहीं पी रहा, वो आउटडेटेड है, राइट। तो ये भी एक सोसाइटी के अंदर ऐसी चीज आ गई है। तो इन सब चीजों को चेंज करना है। हालांकि अब तो अवेयरनेस क्रिएट हो रही है, जो एजुकेटेड लोग हैं वो धीरे धीरे करके चीजों को चेंज कर रहे हैं। इवन लोगों ने आजकल वीगन प्रैक्टिस अपना ली है, राइट। मीट वगैरह लोग जो है वो कंज्यूम जो है वो नहीं कर रहे हैं, राइट। आज की डेट में लोग प्योर वेज हो रहे हैं, राइट। वो लोग जो बेसिकली हेल्थ कॉन्शियस है, डाइट कॉन्शियस है। बाकी काफी सारे लोग तो अपना वो पूरा खराब कर रहे हैं शरीर। लंग कैंसर की बात करें तो ये मोस्ट प्रिविलेंट टाइप ऑफ कैंसर है, जिसमें 87% केसेस इंक्रीज हुए हैं और फर्टेलिटी, मृत्यु दर जो है वो इंक्रीज हुई है 2022 के एस्टिमेट से। ये लिख लो आप, ये लिखो, मीजो मीजोथेलियोमा, 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 ये एक प्रकार का लंग कैंसर है और इसमें बढ़ोतरी जो है वो बहुत ज्यादा देखने को मिल रही है, 105.5% की। ये मत लिखना बढ़ोतरी, ये बस इतना लिख लेना,
मीसोथेलीमिया जो है वो एक प्रकार का लंग कैंसर है, बस सिंपल सी चीज। फिर 2022 में 10.3 मिलियन कैंसर के केसेस और 5.4 मिलियन डेथ जो है वो पूरे दुनिया भर में रिपोर्ट की गई पुरुषों में। नियरली 2/3 ये केसेस जो थे वो उनके थे जिनकी उम्र 65 या उसके ऊपर की हम लोग को नजर आ रही थी। यूरोप की बात करें, यूरोप के अंदर सबसे हाईएस्ट एज स्टैंडर्डाइज इंसिडेंट रेट हम लोग को देखने को मिलता है 307.6 पर 1 लाख, यानी कि हर 1 लाख लोग में 310 लोग या 300 लोग मान लो आप, तो एवरेज 300 लोग जो है वो वहां पर कैंसर के केसेस जो है वो नजर आ रहे हैं। और वहीं अगर बात करें साउथ ईस्ट एशिया की, तो यहाँ पर सबसे कम है, 1 लाख में से 100-110 लोगों को जो है वो कैंसर रिपोर्ट किया गया है। मॉर्टेलिटी रेट के बारे में बात करें तो यूरोप में भी सबसे ज्यादा मृत्यु दर हम लोग को देखने को मिल रही है, साउथ ईस्ट एशिया में कम है। कैंसर के केसेस जो है वो काफी ज्यादा बढ़ेंगे 2050 तक, सिंपल सी चीज, बार बार यही रिपोर्ट जो है वो किया जा रहा है। जैसे कि जिन कंट्रीज का ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स अच्छा है तो उसमें 50% से बढ़ेंगे, और जिन कंट्रीज का ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स काफी खराब है उसमें 138.6% बढ़ेंगे। यानी कि लो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स वाली कंट्री को जो है वो ज्यादा खतरा है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि वहां पर अवेयरनेस जो है वो काफी कम है, राइट। एजुकेशन की कमी हम लोग को देखने को मिल रही है। मॉर्टेलिटी रेट जो है वो भी बढ़ जाएगा, 63.9% हम लोग को देखने को मिलेगा और वेरी हाई ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स वाली कंट्री में, और लो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स वाली कंट्री में 141। यानी कि कुल मिलाकर समझ में ये आ रहा है कि जिन कंट्रीज का ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कम है, मतलब वहां पर एजुकेशन की कमी है, राइट, अवेयरनेस की कमी है, तो वहां पर केसेस ज्यादा बढ़ते हुए नजर आएंगे। तो ये नेचुरल है, ये वाली चीज तो हम जानते हैं इस चीज के बारे में। ओल्डर मैन, जो बुजुर्ग लोग जो हैं और जो लो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स वाली कंट्री में रह रहे हैं, तो उनको ये ज्यादा फेस करना पड़ेगा। मॉर्टेलिटी टू इंसिडेंस रेशियो, यानी कि कैंसर के केसेस में सबसे ज्यादा डेथ जो होगी वो मतलब यहाँ पर होंगी लो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स वाली कंट्रीज में, और जो बुजुर्ग लोग हैं उनमें जो कैंसर के केसेस उनमें डेथ ज्यादा होंगी। पैनक्रियाटिक कैंसर जो है वो हाई एमआईआर जिसका हम लोग को देखने को मिलता है 91, एमआईआर मतलब मॉर्टेलिटी टू इंसिडेंट रेशियो जिसको हम लोग बोलते हैं, राइट। तो 91% है, मतलब ये मान के चलो कि 100 लोगों को अगर कैंसर हो रहा है, पैनक्रियाटिक कैंसर, तो 91 लोग मर जाएंगे। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिल रही है, और ये हुई भी है 2022 में। तो मतलब यही सब सर्वाइवल का सबसे बड़ा चैलेंज है पैनक्रियाटिक कैंसर में, चाहो तो लिख सकते हो। नेक्स्ट, हाई इंसिडेंस और जेंडर डिस्पैरिटीज की बात करें तो 2022 में इंडिया के अंदर 1.4 मिलियन नए कैंसर के केसेस नजर आए, जिसमें ब्रेस्ट कैंसर जो था वो सबसे ज्यादा हम लोग को देखने को मिला, जो कि 13.6% था सभी पेशेंट्स में, और 26% फीमेल के केसेस में ब्रेस्ट कैंसर सबसे घातक है। इंडिया के अंदर बात करें तो 32.9% पूरे दुनिया भर की डेथ जो है वो इंडिया में हम लोग को देखने को मिलती है, और ओरल कैविटी कैंसर जो होता है, ओरल कैंसर जिसको जनरली हम लोग बोलते हैं, उसमें सबसे ज्यादा है, राइट। स्मोकलेस टोबैको का जो गुटखा वगैरह जो लोग खाते हैं ना, तो उनमें ये ज्यादा केसेस नजर आ रहा है माउथ कैंसर वगैरह के। और यूनियन बजट 2024-2025 में काफी सारी कैंसर की मेडिसिन को जो है वो एग्जेम्प्ट कर दिया गया कस्टम ड्यूटी से, राइट, कि जिससे कि भैया हम जो है वो वैक्सीनेशन जो है वो प्रमोट कर सकें सर्वाइकल कैंसर के अगेंस्ट, और कैंसर के ट्रीटमेंट को सस्ता कर सकें। इसलिए कस्टम ड्यूटीज जो है वो उसमें वेव ऑफ कर दी, हटा दी। नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ कैंसर, डायबिटीज, कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस एंड स्ट्रोक, फिर नेशनल कैंसर ग्रिड और आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, ये पार्ट है गवर्नमेंट का प्रयास है, राइट। ये पूरी चीजों के थ्रू गवर्नमेंट ने प्रयास किया कि बढ़ते हुए कैंसर के बर्डन को जो है वो कम करना है इन स्ट्रैटेजीज के थ्रू। तो चाहो तो ये चीज लिख सकते हो, राइट, ये लिखने के लिए ठीक है, ये स्कीम्स वगैरह। नेक्स्ट, क्या क्या चैलेंजेस हम लोग को देखने को मिलता है, तो नीति आयोग ने बोला कि लेस देन 10%, ये जो आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर है ना, उसमें 10% से भी कम हमें देखने को मिला कि कैंसर की स्क्रीनिंग हुई है। ब्रेस्ट कैंसर की स्क्रीनिंग जो है वो सेल्फ एग्जामिनेशन के थ्रू जो है वो की जाती है। सर्वाइकल कैंसर की स्क्रीनिंग जो है वो अभी भी नहीं हो रही है। फिर रिपोर्ट ने ये भी हाईलाइट किया कि प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, स्टाफ ट्रेंड नहीं है, अवेयरनेस नहीं है, इसलिए हम लोग को देखने को मिलता है कि अर्ली डिटेक्शन नहीं हो पाता। और भाई ये बात तो बिल्कुल सत्य है कि जितनी जल्दी बीमारी के बारे में पता लगेगा, डायग्नोसिस जितनी जल्दी होगा, उतनी जल्दी उसका ट्रीटमेंट हो जाएगा। तो ये था गाइस पूरा ओवरऑल टॉपिक, इसमें ज्यादा कुछ लिखने की बात नहीं थी, 2-3 चीजें थी जो मैंने आपको बताई। और लाइक का बटन जरूर हिट करो अगर अभी तक आपने हिट नहीं किया है, तो उससे क्या रहता है कि यूट्यूब जो है वो रिकमेंडेशन ज्यादा से ज्यादा देगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया एक बार चेक कर लो, सब्सक्राइब कर लो चैनल को। तो कोलकाता के इंसिडेंट के बारे में तो आप सभी जानते ही हैं, रेप और मर्डर का इंसिडेंट हम लोग को देखने को मिला।
और उसके कारण नेशन वाइड प्रोटेस्ट हुआ। और मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि आजकल कितनी घटिया लोग हो चुके हैं यार। मतलब आप देखो, इंसानियत तो बची ही नहीं है, राइट? हैवान हो गए लोग। बड़ी बुरी इंडिया की तो बड़ी बुरी स्थिति है। और उसमें मैं जनरली आपको बताऊं तो मुझे कानून से दिक्कत है, कानून के पनिशमेंट प्रोसेस से। इसलिए मैं हर बार बोलता हूं कि मुझे इस मामले में जो है वो इस वाले स्पेशली इस मामले में सऊदी का कानून बहुत अच्छा लगता है, ओपन एग्जीक्यूशन का, कि सबके सामने एग्जीक्यूट कर दो। तो जब डर पैदा होगा ना इन लोगों के बीच में जिनकी ये घटिया थिंकिंग होती है, रेपिस्ट की थिंकिंग, वो एंड हो जाएगी। सोचेगा भी नहीं सामने वाला, जब देख लेगा टीवी पर इस तरीके से इंडिया के अंदर रेप करोगे तो ये हाल होगा, तो सोचेगा भी नहीं वो किसी लेडी को बुरी नजर से देखने के लिए। पता नहीं लोगों की थिंकिंग किस तरीके की हो चुकी है, समझ में नहीं आ रहा। और ब्लेम जो है वो किया जाता है लड़कियों पे। क्यों ब्लेम करना भाई? क्या जरूरत है ब्लेम करने की? कभी कपड़ों को लेकर ब्लेम किया जाता है, कभी घर से बाहर निकल रहे हो तो ब्लेम किया जा रहा है। जो पुरुष है, मेल जो है, उन्हें अपनी थिंकिंग पर काम करना है, नजरिए पर काम करना है। बोलते हैं ना कि जिसका नजरिया ही खराब होता है वो इंसान घटिया होता है। आपका विजन क्लियर होना चाहिए। विजन मतलब देखने वाला विजन भी और फ्यूचरिस्टिक विजन भी, ये दोनों आपके क्लियर होने चाहिए, गोल्स। तो जब नियत, बोलते हैं ना नियत साफ है तो सब कुछ बढ़िया रहता है। और जिसकी नियत में ही खोट है वो इंसान कभी तरक्की नहीं कर पाता। तो नियत साफ रखना बहुत ज्यादा जरूरी है हर चीज में। एनीवेज, तो आप जानते ही हैं इस इंसिडेंट के बारे में, मुझे आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। तो हेल्थ और लॉ, लॉ एंड ऑर्डर, ये स्टेट के सब्जेक्ट में लिख लो। क्वेश्चन आ सकता है कि लॉ एंड ऑर्डर जो है वो किसका सब्जेक्ट है? स्टेट का। देखो, 3 लिस्ट होती हैं, एक यूनियन लिस्ट, एक स्टेट लिस्ट और एक कॉन्करेंट लिस्ट। 7 शेड्यूल में आती है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये पॉलिटी में है वैसे आपके, बट अभी के लिए आप सिर्फ ये लिख दो कि भाई हेल्थ और लॉ एंड ऑर्डर, स्वास्थ्य और कानून व्यवस्था, ये राज्य का विषय है। यानी कि स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन टेरिटरी का एडमिनिस्ट्रेशन वो हेल्थ केयर वर्कर्स के अगेंस्ट वायलेंस को एड्रेस करने का काम करेगा। हाउएवर यूनियन गवर्नमेंट जो है उनके पास कोई भी सेंट्रलाइज डेटा नहीं होता ऐसे इंसिडेंट का, यानी कि उनका ऐसी घटनाओं को लेकर ये हमें देखने को मिलता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट इन्वॉल्व नहीं होती। मेनली लॉ एंड ऑर्डर और हेल्थ का जो काम है वो किसका है? स्टेट गवर्नमेंट का है, राइट? तो ये हो गया अपना लीगल चीज। दूसरी चीज, वाइल कुछ स्टेट्स के बारे में बात करें तो उनके पास कानून है हेल्थ केयर वर्कर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, इंप्लीमेंट करने के लिए और लागू करने के लिए। बट फिर भी उनकी सेफ्टी प्रॉपर तरीके से नहीं, सेफ्टी को ध्यान में नहीं रखा जा रहा। यूनियन गवर्नमेंट ने इस चीज को माना है कि इंसिडेंट जो वायलेंस की हो रहे हैं मेडिकल प्रोफेशनल्स के अगेंस्ट पेशेंट की फैमिलीज के द्वारा, ये सेंट्रली ट्रैक नहीं किए जाते, यानी कि इसका कोई डेटा, इसका कोई रिकॉर्ड जो है वो नहीं मेंटेन किया जाता। अब डिमांड जो है वो हेल्थ केयर वर्कर्स की क्या है ये समझिए आप पहले। तो पहली चीज तो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन IMA, इन्होंने बोला है कि पूरी कंट्री के अंदर एक, मतलब नेशन वाइड कानून होना चाहिए, यानी कि पूरी कंट्री का एक समान कानून होना चाहिए, स्टेट का अलग अलग नहीं होना चाहिए। ये इंश्योर करने के लिए कि सेफ्टी जो है हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स की वो बरकरार रहे। और ऐसी ही पॉलिसीज ऑलरेडी यूके US जैसी कंट्रीज में है, जहां पर वायलेंस अगर किसी मेडिकल वर्कर के अगेंस्ट होता है तो उसके सीवियर लीगल कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं, जो हमारे यहां पर नहीं है। तो पहली डिमांड IMA की है, ठीक है। इनने बोला कि हमें पूरी कंट्री के लिए एक सिंगल कानून चाहिए, क्योंकि देखो हेल्थ और लॉ एंड ऑर्डर स्टेट सब्जेक्ट है, बट अगर पूरी कंट्री के लिए कानून रहेगा दैट मींस कि वो सेंट्रल सब्जेक्ट पे उसको शिफ्ट करना पड़ेगा, मतलब अमेंड करना पड़ेगा कॉन्स्टिट्यूशन को। तो यहां पर आपका दिमाग चलना चाहिए कि इनकी डिमांड को फुलफिल करना है तो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना पड़ेगा, प्रोविजन ऐड करना पड़ेगा नेशन वाइड लॉ बनाने के लिए, या फिर यूनियन गवर्नमेंट को, क्योंकि भाई यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में तालमेल बिठाने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट यूनियन गवर्नमेंट जो है वो काम करती है। आपने सेंटर और स्टेट रिलेशनशिप के बारे में पढ़ा है। तो या तो ये होना चाहिए कि सभी स्टेट एक जैसा ही कानून जो है वो इंप्लीमेंट कर दें, बट ये बहुत मुश्किल होता है कई बार, क्योंकि हर एक स्टेट के अंदर अलग 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 कानून होंगे तो उसमें थोड़े बहुत तो डिफरेंसेस नजर आएंगे ही आएंगे। तो इसलिए एक सिंगल नेशन वाइड कानून होना जरूरी है, बट उसको लाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना पड़ेगा। पहला पॉइंट तो ये। हेल्थ केयर वर्कर जो है उनने डिमांड किया कि भैया हम जहां पर रहते हैं वहां पर बेटर लाइटनिंग रखी जाए, लाइट्स होनी चाहिए, सिक्योरिटी गार्ड्स होनी चाहिए, CCTV कैमरेज वगैरह प्रॉपर होने चाहिए। इनने ये भी बोला कि हमारी जो वर्किंग कंडीशन है वो सेफ होनी चाहिए, राइट? हमारे कॉरिडोर्स पे प्रॉपर लाइटिंग्स होनी चाहिए, राइट?
सिक्योर वार्ड्स होना चाहिए जहां पर हम लोग रुकते हैं, और प्रॉपर सीसीटीवी जो है वो होना चाहिए, राइट, हमारी सेफ्टी के लिए। तो दूसरी इनकी डिमांड थी कि इनने हेल्थ केयर वर्कर्स ने अपनी सेफ्टी को इंश्योर करने की बात करी। आईएमए ये भी कह रही है कि हॉस्पिटल सिक्योरिटी प्रोटोकॉल जो है बिल्कुल एयरपोर्ट्स पे जैसे हैं वैसे ही होने चाहिए। ये कहा है कि हेल्थ केयर सेंटर जो है वो सेफ जोन उसका होना चाहिए, जहां पर मैंडेटरी सिक्योरिटी प्रोविजन होने की आवश्यकता है। उन्होंने ये भी डिमांड करी कि प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए अभी जो रिसेंट इंसिडेंट हुआ है उस पर, और प्रॉपर कंपनसेशन विक्टिम की फैमिली को मिलना चाहिए। यानी कि अगर हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स या स्टाफ के साथ कोई भी अगर घटना घटती है तो उनको प्रॉपर वो होना चाहिए, इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, और किसी प्रकार का करप्शन, किसी प्रकार की ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए कि कोई भी मिसलीड किया गया किसी भी चीज को। प्रॉपर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, और जो विक्टिम की फैमिली है उनको मुआवजा मिलना चाहिए। तो ये सब चीजें इन्होंने डिमांड करी। अब सरकार के क्या रिस्पॉन्स थे? तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने रिसेंटली ये चीज मेंशन करी कि एफआईआर जो है वो फाइल की जानी चाहिए 6 घंटे के अंदर, कोई भी अगर वायलेंस अगर होता है हेल्थ केयर वर्कर्स के अगेंस्ट। तो पहली चीज तो इन्होंने ये क्लियर कर दिया कि भैया 6 घंटे के अंदर एफआईआर रजिस्टर हो ही जाएगी। नेशनल मेडिकल कमीशन एनएमसी जो है उनने डायरेक्शन दी है मेडिकल कॉलेज को कि वो पॉलिसीज लेकर आए कि मेडिकल कॉलेजेस के अंदर एनवायरनमेंट जो होना चाहिए सेफ होना चाहिए, राइट, और तुरंत अगर कोई भी घटना घटती तो तुरंत उसकी रिपोर्टिंग जो है वो की जाए। और हेल्थ मिनिस्ट्री ने ये भी कहा है कि 26 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज के पास ऑलरेडी कानून है अपने हेल्थ केयर वर्कर्स को प्रोटेक्ट करने की, तो इसलिए इसको आप सेंट्रलाइज करने की आवश्यकता नहीं है। बट हाँ, ये इंश्योर करना चाहिए स्टेट गवर्नमेंट को कि जब ऑलरेडी कानून है तो उसको प्रॉपर तरीके से इंप्लीमेंट किया जाए। तो ये चीजें हैं जिसके बारे में एक आपको बेसिक सा आइडिया जानकारी होनी चाहिए। पनामा कैनल की यहाँ पर जो है बात हो रही है। पनामा कैनल जो है वो 15 अगस्त 1914, लिख लेना भैया, 15 अगस्त 1914 में पनामा कैनल जो है वो ऑपरेट होना शुरू हुआ। ये एक क्रिटिकल ग्लोबल शिपिंग रूट है जो कि अटलांटिक और पैसिफिक ओशियन को आपस में कनेक्ट करता है। पनामा कैनल किसको? अटलांटिक पैसिफिक ओशियन को आपस में कनेक्ट करता है। अब यहां पर बहुत समय से सूखा पड़ा हुआ है, क्लाइमेट चेंज के कारण, जलवायु परिवर्तन के कारण। यहां पर वाटर लेवल जो है लेक गाइटुंगा वो ड्रॉप हो गया, कम हो गया, जिसके कारण से यहां पर शिप का ट्रैफिक जो है वो भी कम हो गया। तो यही कहा जा रहा है कि भैया पनामा कैनल जो है ये क्लाइमेट चेंज के कारण बुरी तरह से अफेक्ट हुआ है, यानी कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट शिपिंग रूट बुरी तरह से अफेक्ट हुआ है। कैनाल जो है ये नहर जिसको हम लोग बोलते हैं 82 किलोमीटर की हम लोग को देखने को मिलती है। बट आज की डेट में ये बहुत यहाँ पर बहुत कम ट्रैफिक हो गया क्योंकि इसका पानी जो है वो घट गया है, और कम पानी में शिप जो है वो ऑपरेट नहीं कर पाएगी। देखो लिखा भी है, तो सूखे पड़ने के कारण जो वो था ट्रैफिक जो था वो कम हो गया, राइट। तो ये चीज यहाँ पर नजर आ रही है। तो ये कितना कम हुआ, क्या हुआ, ये आंकड़े आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। पानी का लेवल कम होने के कारण शिप शिप जो है वो सेफली पास जो है वो नहीं हो सकती है, बड़ी शिप वगैरह की अगर हम बात करें तो, है ना। तो ये चीज है, बड़े शिप्स जो होते हैं उनको ज्यादा पानी जो है वो चाहिए चलने के लिए, नेविगेट करने के लिए। कम पानी में वो ऑपरेट नहीं कर सकते। ठीक है, बस यही है इसके अंदर, और कुछ भी नहीं है। फंक्शनिंग के बारे में बात करें पनामा कैनल की, तो कैनल जो है वो दो ओशियंस को आपस में कनेक्ट करता है, पैसिफिक और अटलांटिक, जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, वो लिख लेना था। ठीक है, पानी की डिमांड की बात करें तो एक सिंगल शिप को, ये चाहो तो लिख सकते हो, अगर किसी शिप को जो है पानी पर चलना है तो पानी 200 मिलियन लीटर्स का एटलीस्ट होना चाहिए उसको चलने के लिए। ये लिख लो भैया आप, 50 मिलियन गैलन या 200 मिलियन लीटर, इतना पानी चाहिए शिप को चलने के लिए। और कैनाल का डेली वाटर यूज जो है वो 2.5 टाइम्स डेली कंजम्पशन है न्यूयॉर्क सिटी के 8 मिलियन रेसिडेंट्स का, यानी कि इसी नहर के थ्रू जो है वो काफी सारे रेसिडेंट्स को जो है वो पानी मिल रहा है। और 2022 में सूखा पड़ा तो उसके कारण से शिप जो है वो वहां पर नेविगेट नहीं कर पा रही, क्योंकि शिप को पर्याप्त पानी मिल नहीं पा रहा है, यानी कि 200 मिलियन लीटर पानी जो चाहिए चलने के लिए वो अवेलेबल नहीं हो पा रहा। सोल्यूशन जो है वो क्या लाया गया? तो पनामा कैनल अथॉरिटीज जो है उन्होंने प्रपोजल रखे कि आप एक सेकेंडरी वाटर सोर्स जो है वो तैयार करो, आप रियो इंडियो में डैम जो है वो तैयार करो, जिससे कि पानी जो है जलाशय के कारण पानी जो है वो रुका रहा है। 1.6 बिलियन यूएस डॉलर का ये प्रोजेक्ट है। एक्सपेक्टेड ये है कि वो वाटर की शॉर्टेज अगले 50 साल में जो है वो कर देगा, ठीक कर देगा। ऑल्दो पनामा की सुप्रीम कोर्ट ने रिमूव कर दिया लीगल बैरियर्स इस प्रोजेक्ट के लिए, और प्लान जो है वो कंट्रोवर्शियल है अभी भी। ये 2000 लोगों को जो है वो यहाँ से हटाना पड़ेगा डैम बनेगा तो इसलिए ये प्लान जो है वो कंट्रोवर्शियल है। फिर आज की डेट में आपको पता है कि
पानी की कमी कहीं पर हो रही है, कहीं पर बहुत ज्यादा पानी बरस रहा है, मतलब जलवायु परिवर्तन जो हम लोग को देखने को मिल रहा है, उसके कारण स्थिति और भी गंभीर जो है वो आने वाले समय में हो सकती है। तो देखो आपको एक और पॉइंट मिल गया कि जलवायु परिवर्तन के कारण शिप रूट्स भी जो है वो अफेक्ट हो रहा है। यस, ट्रेड अफेक्ट होगा इससे, क्योंकि शिप नहीं जा पाएगा तो ट्रेड अफेक्ट होगा, सामान और महंगे होंगे, क्योंकि उनको इस कैनल के थ्रू जब जाते हैं तो एक बाईपास होता ही है, तो उनको लंबा रूट जो है वो पकड़ना पड़ेगा। तो ये सब चीजें बस यही थी, इसके बारे में आपको बस आपको आइडिया होना चाहिए कि ये सब इन पैनल्स हैं कहाँ पर, जैसे कि स्विस कैनाल हुआ, कील कैनाल हुआ, राइट, ये पनामा कैनाल हुआ, तो इनकी एक बार लोकेशन जो है मैप पे देखिएगा। नेक्स्ट आगे की चर्चा करें। हाँ, अब देखो मैंने जो आपसे क्वेश्चन पूछा था, होपफुली आप लोगों ने इसका आंसर लिखा हो कि हम जो है एक डेवलप्ड कंट्री बन जाएंगे कब तक, 2047 तक, ये हमारा टारगेट है, राइट। और ये हाई इनकम स्टेटस अचीव करने के लिए हमें बहुत सारी चीजों पर काम करना पड़ेगा। हमको हमारे राजकोष फिस्कल सुधार करने पड़ेंगे, रिफॉर्म्स करने पड़ेंगे, वर्कफोर्स को बढ़ाना पड़ेगा, राइट, इंफ्रास्ट्रक्चर में प्रॉपर डेवलपमेंट करना पड़ेगा। तो ये सब चीजें सुनने वाली चीजें हैं। हमें रेवेन्यू टू जीडीपी रेशियो जो है उस पर जो है वो काम करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। जीएसटी को सिंप्लीफाई करो, काफी सारे टैक्स के रेट्स हैं उसको रिड्यूस करो, राइट। अब बर्डन जो है टैक्स का वो सिर्फ मिडिल क्लास में ना आए, उसको एक्सपेंड करो कि ज्यादा से ज्यादा लोग जो है वो टैक्स की कैटेगरी में आए, उससे 1% जीडीपी का इंक्रीज हो जाएगा। तो बस वही है कि ब्रॉड करना है हम लोग को इनकम टैक्स के बेस को, कि ज्यादा टैक्स जो है वो कलेक्ट करें, बट ज्यादा टैक्स कलेक्ट करोगे तो पब्लिक पगला जाएगी। ऑलरेडी जो है मिडिल क्लास बहुत बुरी तरह से सफर कर ही रहा है, तो उसके ऊपर और बुरी तरह से लोड जो है वो पड़ जाएगा। टारगेटेड सब्सिडी पर काम करो, हाँ ये करना बहुत ज्यादा जरूरी है, नहीं तो कई बार सरकार का सब्सिडाइज पैसा जो होता है वो जिनको जरूरत नहीं उन तक भी पहुंचने लगता है। तो भाई जिनको जो जरूरतमंद है बेसिकली उन्हीं को मिले सरकारी सब्सिडी, इस चीज को इंश्योर करो। हमारी वर्कफोर्स को स्किल करो, एजुकेशन के अंदर रिफॉर्म लेकर आओ, जो हम लोग ऑलरेडी ला रहे हैं, स्किल इंडिया मिशन के थ्रू की बात करें या फिर न्यू एजुकेशन पॉलिसी या नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की बात करें। वुमेन लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन के लिए भी हम लोग बहुत ज्यादा काम करें, क्योंकि इससे भी अब वुमेन लेबर फोर्स पार्टिसिपेट करेगी तो ऑब्वियसली बेनिफिट तो हमें मिलेगा ही मिलेगा। जॉब क्रिएट करेंगे हम लोग तो बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि जॉब लोग करेंगे तो उनके पास पैसा आएगा तो कंट्री की जीडीपी एनहांस होगी, बढ़ेगी, राइट। तो ये चीजें बस, ये सब बुलेट पॉइंट्स हैं, वो लिखने की भी आपको जरूरत नहीं, बहुत सिंपल से पॉइंट्स है ये। लैंड और लेबर में रिफॉर्म जो है वो करो, राइट। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर काम करो कि आसानी से लोग जो है वो बिजनेस कर सकें, राइट, उनका बिजनेस जल्दी से स्टैब्लिश हो सके बहुत कम पेपर वर्क के साथ, राइट। टैरिफ जो है यानी कि टैक्सेस वगैरह जो होते हैं वो कम करो, जिससे कि ट्रेड जो है वो बढ़ सके, हम एक्सपोर्ट ज्यादा से ज्यादा करें। इंफ्रास्ट्रक्चर पर ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और इंडिया का करंट सिनेरियो की बात करें तो इंडिया ने यूके को जो है वो पीछे कर दिया और हम 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गए, और हमें 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनना है 2027 तक। इंडिया फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी है, 7% की ग्रोथ रेट से जो है वो इंडिया ग्रो कर रही है, और ये टारगेट हम लोग अचीव कर सकते हैं 2047 तक, 47 तक, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट, अब कुछ टर्म्स हैं जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे। रिसेंट अभी लियोनार्ड हेफ्लिक की जो है वो डेथ हुई, और एक ये बहुत ही जाने माने बायोमेडिकल रिसर्चर थे। इन्होंने बेसिकली डिस्कवरी करी थी जिसका नाम है हेफ्लिक लिमिट। ये डिस्कवरी जो है इसने आज की जो एजिंग वाली चीज है उसको चैलेंजिंग बना दिया है, राइट, जैसे कि डिजीज, एनवायरमेंटल कंडीशन। तो ये पहले तो ये जानो ये हेफ्लिक लिमिट है क्या। तो 1960 में, लिख लो आप, ये हेफ्लिक लिमिट लिखो। 1960 में लियोनार्ड हेफ्लिक हुआ करते थे जिन्होंने डिस्कवर किया था सोमैटिक यानी कि नॉन रिप्रोडक्टिव सेल्स, ये डिवाइड हो सकते हैं अप्रोक्सीमेटली 40 to 60 टाइम्स बिफोर स्टॉपिंग, और इसको सेल्यूलर सेनिसीन्स के नाम से जो है वो जाना जाता है। और ये सेसेशन जो है सेल्स का यानी कि रुक जाना, डिवीजन रुक जाना, ये किस कारण जो हो रहा है, एजिंग के कारण हो रहा है। मतलब कुल मिलाकर इनने ये चीज बोली कि हमारी बॉडी के अंदर कुछ सेल्स होते हैं वो 40 से 60 टाइम मल्टीप्लाई होने के बाद जो है वो रुक जाते हैं एक एज के बाद। तो हेफ्लिक लिमिट जो है वो सजेस्ट करती है कि हमारे अंदर एक सेलुलर क्लॉक होती है, राइट, इनहेरेंट, यानी कि हमारे अंदर ऑर्गेनिज्म के अंदर इंक्लूडिंग ह्यूमंस एक क्लॉक होती है जो उसकी लाइफ स्पैन जो है वो बताती है कि हाँ भाई इतनी लाइफ हो चुकी है। ह्यूमंस के अंदर ये लिमिट जो है वो अराउंड 125 ईयर्स तक जा सकती है, और बियॉन्ड विच नो एक्सटर्नल फैक्टर्स और जेनेटिक मॉडिफिकेशन कैन एक्सटेंड लाइफ। मतलब कुल मिलाकर हमें जीने के लिए, भाई हम जी कैसे रहे हैं, क्योंकि हमारे सेल्स जो है वो कंटिन्यूअस ग्रो कर रहे हैं। यस, वी आर ग्रोइंग। तो इनने बोला कि एक ह्यूमन जो है उसकी मैक्सिमम
लाइफ 125 ईयर्स तक जा सकती है। यह है ह्यूमन की लिमिट, जिसको अपन बोलते हैं हेफलिक लिमिट। तो अभी पूरी चीज आपने क्या समझी? सिंपल सी, हेफलिक लिमिट का मतलब कि सेल्स की रिप्रोड्यूस होने की एक पर्टिकुलर क्षमता होती है, और एक टाइम के बाद सेल अपना रिप्रोडक्शन जो है वो बंद कर देता है, और वो एजिंग होती है, और वो एजिंग के कारण होता है। तो इन्होंने यही चीज बताई है कि एजिंग के पीछे हेफलिक लिमिट जो है वो रिस्पॉन्सिबल है, राइट? यानी कि सेल्स का मॉडिफिकेशन। हेफलिक और दूसरे साइंटिस्ट ने डॉक्यूमेंटेशन दिया कि हेफलिक लिमिट जो है वो अलग अलग स्पीसीज की अलग अलग है। ऑब्वियसली सेल्स जो हम लोग को टर्टल्स के देखने को मिलते हैं, गैलापागोस टर्टल के, ये 200 साल से भी ज्यादा जो है वो जी सकते हैं, और 110 टाइम जो है वो डिवाइड हो सकते हैं अपने एंड स्टेज तक पहुंचने तक। लेबोरेटरी माइस जो वो हम लोग को चूहे देखने को मिलते हैं ना, लैब वाले, उनके सेल्स जो है वो मात्र 15 ही उसका डिवीजन के बाद बंद हो जाएंगे, यानी कि उनका लाइफ स्पैन जो है वो कम है। यानी कि किसी व्यक्ति के अगर लाइफ स्पैन को जानना है तो आप हेफलिक लिमिट के थ्रू जो है वो जान सकते हो। फिर टेलोमीर्स और टेलोमेरेज, ये क्या है? तो टेलोमीर्स 1970s में रिसर्चर्स ने डिस्कवर किया टेलोमीर्स, ये भी लिख लो आप। ये बेसिकली एक रिपीटेटिव डीएनए सीक्वेंस होता है, यानी कि हमारा जो डीएनए जो हम लोग को देखने को मिलता है ना, उसका सीक्वेंस रिपीट हो रहा है, राइट? जो प्रोटेक्ट करता है सेल डिवीजन के दौरान। हर एक सेल जो है वो डिवाइड हो रहा है, तो टेलोमीर जो है वो शॉर्ट होता रहता है जब तक कि वो एक क्रिटिकल लेंथ तक ना पहुंच जाए, और ये सिग्नल होता है कि भाई सेल का डिवीजन अब एंड हो गया और बढ़ती जा रही, एज जो है वो बढ़ती जा रही है। तो एज के पीछे, एज बढ़ने के पीछे टेलोमीर्स भी इंपॉर्टेंट। तो आप सिर्फ इतना लिखोगे टेलोमीर्स, जिसमें डीएनए सीक्वेंस जो है वो डिवाइड होता है। कब तक डिवाइड होता है? जब तक कि सेल अपनी एंड स्टेज पे ना आ जाए, यानी कि उसकी कंप्लीट लाइफ जो है वो कंप्लीट ना हो जाए। फिर टेलोमीर लेंथ और लाइफ स्पैन के बारे में हम लोग जो है वो चर्चा करें, तो टेलोमीर जैसे ही छोटा होगा तो इसका मतलब यह है कि एज जो है वो बढ़ गई है, क्योंकि जैसे जैसे सेल बढ़ेंगे, ये डीएनए पहले बड़ा रहेगा, फिर जब वो मल्टीप्लाई होगा तो वो एक ही जगह पर छोटा होता जाएगा, कंप्रेस होता जाएगा। तो अगर वो बहुत ही ज्यादा कंप्रेस हो गया तो इसका मतलब ये समझ में आ रहा है कि हाँ, कि एज जो है वो बढ़ती जा रही है। तो टेलोमीर्स का जो है वो कम होना, टेलोमीर का जो है वो कम होना, ये रिफ्लेक्ट करता है कि एज जो है वो बड़ी है। बात समझ में आ रही है? तो बस यही चीज है। टेलोमीर की लेंथ और लाइफ स्पेन जो है, हालांकि वो क्लियर नहीं है कि आप एग्जैक्ट जो है वो बता नहीं सकते हो, बट हाँ, आप ये अंदाजा लगा सकते हो पहले के रिकॉर्ड को देख के, डीएनए के, और बाद के रिकॉर्ड को देख के, उसकी लेंथ जो है वो अगर शॉर्ट हो रही है, दैट मीन्स की एज जो है वो बढ़ रही है। लैब के माइस जो है, उनके अब देखो मैंने आपको क्या बताया, ये जो लेबोरेटरी में जो चूहे रहते हैं उनकी एज बहुत कम होती है, तो देखो उनके टेलोमीर जो होते हैं वो बड़े होते हैं, राइट? और कुछ रिसर्चर्स ने आर्ग्यू किया कि टेलोमीर लॉस, अगर टेलोमीर जो है वो कम हो रहा है, तो इसका मतलब है कि ये हेफलिक लिमिट जो है वो उसका सिम्टम्स है, राइट? रेदर देन डायरेक्ट कॉज ऑफ एजिंग। कुछ नहीं है, मतलब ये कुल मिलाकर कुछ टर्म्स हैं जो आपको बस ध्यान में रखना है। जैसे हेफलिक लिमिट मतलब सेल का डिवीजन होना, और सेल जब तक डिवाइड होंगे, जब तक एक व्यक्ति की मैक्सिमम लाइफ होगी। ऐसे ही हम लोग को टेलोमीर देखने को मिलता है। टेलोमीर जो है उसका मतलब डीएनए की लेंथ शॉर्ट होना। डीएनए की लेंथ शॉर्ट होगी तो ये रिफ्लेक्ट होगा कि हाँ भाई, उसकी एज सामने वाली, यानी कि जो भी ऑर्गेनिज्म है उसकी एज जो है वो बढ़ रही है। टेलोमीरेज 1980s में साइंटिस्ट ने डिस्कवर कर दिया एक और चीज, टेलोमीरेज एक प्रोटीन है जो कि नए टेलोमीर्स को जो है वो प्रोड्यूस करने में भी केपेबल होता है। ये प्रोटीन एक्टिव होता है कैंसर सेल्स में। ये अलाउ करता है कि हेफलिक लिमिट को बाईपास करे और कंटिन्यूअसली डिवाइड करे इनडेफिनेटली। अब देखो, टेलोमीरेज से आप डायरेक्ट रिलेशन लगाओगे कैंसर सेल में, तो आपको पता है ना कैंसर का मतलब क्या होता है? ट्यूमर्स। ये ट्यूमर जो होते हैं वो बढ़ जाते हैं, यानी कि सेल्स बढ़ने लगते हैं। कैंसर बोलते हैं ना, कैंसर फैल रहा है बॉडी के अंदर, मतलब कि सेल्स बहुत तेजी से डिवाइड हो रहा है, कैंसर सेल्स। तो कैंसर सेल के अंदर ये नहीं होगा हेफलिक लिमिट। क्यों? क्योंकि वो उसको बाईपास करके बहुत तेजी से अनलिमिटेड मात्रा में अपने आप को डिवाइड करता है और फैलाता है। तो ये फैक्ट आप ध्यान में रखना। टेलोमेरेज मतलब कि सीधी बात हो रही है एक्टिव कैंसर सेल की, जो कि क्या करेगा, बॉडी के अंदर हेफलिक लिमिट को जो है वो बाईपास करके बॉडी के सेल्स को जो है बहुत तेजी से जो है बढ़ाएगा, राइट? कैंसर सेल्स को। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिलती है, सिंपल सी चीज बस। फिर एक मिटोसिस होता है और एक मियोसिस होता है। क्या? मिटोसिस, मियोसिस। तो ये प्रोसेस के अंदर, ये तो आपने पढ़ा भी होगा, राइट? जिसके अंदर दो डॉटर सेल हम लोग को देखने को मिलते हैं और सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम होता है जो ओरिजिनल सेल में है, तो उसको मिटोसिस हम लोग बोलते हैं। ये बेसिकली ग्रोथ के लिए, टिश्यू रिपेयर के लिए, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में इंपॉर्टेंट होता है। और मियोसिस जो होता है, इसके अंदर हम लोग को देखने को मिलता है कि स्पर्म और एग सेल्स, गैमेट्स जो है वो बनते हैं। इसके अंदर नंबर जो होता है क्रोमोसोम का वो हाफ हो जाता है, 23, 23, 46, जिसको हम लोग जो है बोलते हैं एक्स एक्स या एक्स वाई, राइट? तो वो चीज हम लोग को देखने को मिलती है। इसके अंदर तो ये बिल्कुल, यानी कि जो पेरेंट है उसका कॉपी डॉटर होगा या सन होगा, यानी कि बच्चा जो होगा बिल्कुल एज इट इज कॉपी होगा अपने
पेरेंट का। बट यहाँ पर एग्स और स्पर्म हम लोग को देखने को मिलते हैं, तो इसका मतलब है कि उसमें चेंजेस आएंगे ऑब्वियसली। ठीक है, तो बस यही चीज है मियोसिस और मिटोसिस में। ये तो अक्सर बेसिक बायोलॉजी में जो है आ जाता ही है। मेरे ख्याल से एनसीईआरटी में अगर आप पढ़ोगे तो 7th 8th क्लास की एनसीईआरटी में मिल जाएगा मिटोसिस और मियोसिस की डेफिनेशन। अब बेस्ट फीचर फिल्म अवार्ड जो है वो जीता है अभी अत्तम ने, राइट? तो ये चीज ध्यान में रखिएगा। 70th नेशनल फिल्म अवार्ड 2022 की बात हो रही है। और फिर इसके अलावा ऋषभ शेट्टी ने जो है वो बेस्ट एक्टर अवार्ड जो है वो जीता है कंतारा के लिए। और अवार्ड जो है बेस्ट पॉपुलर फिल्म का जो होलसम एंटरटेनमेंट जिसने दिया है वो है कंतारा। कंतारा देखी है किसी ने पिक्चर? मैंने नहीं देखी, अभी देखूंगा। जिसको बेस्ट वो मिला है तो देखना पड़ेगा। आप लोग मत देखना भैया, आप लोग फ्री टाइम में देखो, आपके लिए पढ़ाई इंपॉर्टेंट है। क्रेडिट ग्रोथ जो है मेजर बैंक्स जैसे कि एसबीआई, इसने डिपॉजिट ग्रोथ को जो है वो आउटप्लेस कर दिया है और इसके कारण से क्रेडिट और इसमें डिपॉजिट पे गैप आ रहा है। मतलब सिंपल शब्दों में मैं आपको समझाऊं तो ये बताया जा रहा है एक रिपोर्ट के थ्रू कि भाई हमारी कंट्री के अंदर बैंक के अंदर सेविंग्स कम है और बैंक ने लोन ज्यादा दे रखा है, राइट? तो ये दिक्कत हो सकती है, इससे बहुत बड़ी, अगर लोगों ने पैसा निकालना शुरू किया तेजी से तो। अब इस स्लो डाउन को काउंटर करने के लिए बैंक्स जो है उन्होंने स्पेशल डिपॉजिट स्कीम इंट्रोड्यूस करी। याद आ रहा है कुछ दिनों पहले आरबीआई के एक टॉपिक को हमने कवर किया था जिसमें आरबीआई ने ये सब रिकमेंडेशन दिए थे। और फाइनेंस मिनिस्टर जो है उन्होंने यही चीज बोली कि भैया हमें स्मॉल डिपॉजिट पर फोकस करना जरूरी है, राइट? और अ, हमें इस पर भी यार लार्ज डिपॉजिटर्स पर भी फोकस करना जरूरी है। ऐसा नहीं कि सिर्फ स्मॉल डिपॉजिट्स पर ही फोकस करें, बट लार्ज पर भी फोकस करना जरूरी है। तो ये इसकी इन्होंने एक चर्चा जो है वो करी। तो यही डिपॉजिट ग्रोथ से रिलेटेड एक मेंस का क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर लिखने की कोशिश करिएगा। तो बस आज के लिए इतना ही। अब मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे अहेड। जय हिंद।